हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे आदिम जनजाति कोरवा और सबर के बारे में। तो झारखंड में 8 आदिम जनजातियां हैं और 8 में से आज 2 को देखेंगे और ये दोनों लास्ट है। इससे पहले हमने 6 बता दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कोरवा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है। तो कोरवा जनजाति का संबंध देखें तो प्रोटोअस्लाइड प्रजातीय समूह से है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर इनकी भाषा की बात करें दोस्तों, तो जो कोरवा लोग की भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की समूह से ही देखा जाता है, इनकी भाषा समूह। और इनकी बात करें तो इनका निवास मुख्य रूप से था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ही लोग झारखंड में आकर के बसे हुए हैं। और झारखंड में अगर मुख्य रूप से देखें तो एक गढ़वा जो ज़िला है, तो गढ़वा ज़िला में, इसके बाद पलामू और लातेहार ज़िला, मतलब बोलना चाहिए पलामू प्रमंडल में इसका संकेंद्रण है और मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोरवा जनजाति का संबंध निम्न में से किस भाषा परिवार से है। इनकी जो भाषा परिवार है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। कोरवा ऑस्ट्री एशियाटिक भाषा परिवार से इसका संबंध रहा है। अगर इस जनजाति की और बात करें दोस्तों, तो ये जनजाति मुख्य रूप से देखें तो 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से, तो यहाँ पर देखें तो एक पहाड़ी कोरवा बोला जाता है, एक बोला जाता है डिहरिया कोरवा। और पहाड़ी कोरवा किसे कहते हैं, तो जो लोग पहाड़ में निवास करते हैं उसको पहाड़ी कोरवा बोलेंगे। और जो क्या होता है कि जो गांव के जो प्लेन एरिया में रहते हैं, गांव में आकर के रहने लगे हैं, उसे डिहवारी कोरवा कहा जाता है। इनकी जो अर्थव्यवस्था की बात करें, इनका जीवन यापन की अगर बात करें, तो इनका जीवन यापन भी देखें तो मूल रूप से इन लोग कृषि, पशुपालन और शिकार करना ही सभी लोग का है। और बाद में देखें तो मजदूरी लोग भी इस समय से करते रहे हैं। तो इस तरह से इनका जीवन यापन का साधन है। अगला प्रश्न है कि कोरवा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो इसको 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर इसका बी हो जाएगा। कौन कौन, तो पहाड़ी कोरवा और डिहारी कोरवा। पहाड़ी कोरवा जो पहाड़ में निवास करते हैं और डिहवारी कोरवा जो गांव में आकर रहने लगे। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी कोरवा जनजाति की शाखा है। तो पहाड़िया कोरवा और डिहरिया कोरवा ये दोनों शाखा है इसकी। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इनकी जो शाखाएं हैं तो 2 हैं। इनमें क्या होता है कि इस जनजाति में जो इनकी गोत्र व्यवस्था होती है, तो कोरवा में जो होता है गोत्र होता है उसको कली कहते हैं। अब मुख्य रूप से अगर देखें इन लोग में तो 5-6 गोत्र पाए जाते हैं और यही 6 गोत्रों में इनकी जो होती है शादी विवाह का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है कि कोरवा जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो कोरवा में देखें तो मुख्य रूप से 6 गोत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 6 ही गोत्र पाए जाते, 6 के अलावा भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 ही गोत्र हैं। और गोत्र के नाम तो याद नहीं रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कितने लोगों का गोत्र याद रखिएगा। ऐसे अगर याद रखना है तो रख सकते हैं, 1-2 बता दे रहा हूँ, जैसे हुटरिटिये, काशी, सुइया, परखो, कोकट, बुचुंग, इस टाइप के इनका नाम है गोत्र का। अगला प्रश्न है कि कोरवा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, उसमें से कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। तो कोरवा जनजाति में बहु विवाह का प्रचलन है। तो यहाँ पर देखें तो ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही गलत है। तो 2 ऑप्शन को भी देख लेते हैं। कोरवा जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है, तो बिल्कुल सही, एकल विवाह का प्रचलन इस जनजाति में। कोरवा जनजाति में सगोत्र विवाह निषेध है। तो इस तरह से देखें तो बी और सी सही है जबकि ए गलत है। तो यहाँ पर जो 6 गोत्र है दोस्तों, इसी गोत्र में विवाह करना होता है, लेकिन आप सम गोत्र से विवाह नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ज़्यादातर जनजातियों में ही नेचर है कि समगोत्री विवाह नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि कोरवा जनजाति का प्रमुख देवता कौन है। तो कोरवा जनजाति के अगर प्रमुख देवता की बात करें तो सिंगबोगा जो है इनकी प्रमुख देवता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी याद रखिएगा। अगर सिंगबोगा की बात करें तो इन लोग भगवान के रूप में इसे पूजते हैं। इसके अलावा इनकी और देवता हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि अगर बात करें और देवता की, तो इन लोग
जो गांव के रक्षक देवता है उसको गेमिलेह कहते हैं। तो इसको यहाँ पर अगला प्रश्न है ही है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कोरवा जनजाति के ग्राम रक्षक देवता को क्या कहा जाता है। तो ग्राम रक्षक देवता को गेमलेह कहा जाता है। इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो इनकी और देवता है, तो आप लोग जानते होंगे कि रक्षेल, यानी पशुओं के रक्षक के देवता को रक्षेल कहा जाता है। और इनके धार्मिक जो प्रधान होते हैं, जो धर्म से संबंधित किसी को पुरोहित प्रधान माना जाता है, उसको बैगा इन लोग कहते हैं। तो 3 देवता याद रखिएगा कि जो सबसे प्रमुख देवता तो सिंह बोगा, और जो गांव के रक्षक देवता तो गेमले, और पशुओं के रक्षक देवता रक्षेल। अगला प्रश्न है कि कोरवा जनजाति में पशु रक्षक देवता को किस नाम से जाना जाता है। तो पशु रक्षक देवता को रक्षेल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इनकी विवाह की अगर बात करें देते हैं तो हो गया इनकी पूजा याचना और इनकी यथि के बारे में। लेकिन विवाह की बात करें तो यहाँ पर अगर इनकी शादी को देखें तो इनमें शादी में 2 प्रकार के शादियाँ प्रचलित हैं। एक होता है चढ़के विवाह और एक होता है ढोला विवाह। तो चढ़के विवाह में क्या होता है कि इस विवाह में जो विवाह होता है वो कन्या के यहाँ होता है चढ़के विवाह में, और डोला विवाह में जो होता है वो वर के यहाँ होता है। और इन लोग में एक प्रथा है वधू मूल्य चुकाने की, तो वधू मूल्य भी प्रथा इनमें प्रचलित है। और साथ में तलाक वगैरह भी प्रथा चलित है, लेकिन एक सीमित मात्रा में है। ऐसा नहीं है जैसे कि एकदम हमेशा होते रहे, तो बहुत सब सीमित मात्रा में ये सब चीज़ें हैं। और बहु विवाह की भी प्रथा प्रचलित है, लेकिन एकदम सीमित मात्रा में। इसलिए ज़्यादातर यहाँ पर देखें तो एकल विवाह ही प्रचलित इस जनजाति में है। तो आप इस तरह से अगर आंसर कभी लिखेंगे तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सबर जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजाति समूह से है। अब हम लोग देखेंगे सबर जनजाति का और इससे संबंधित प्रश्न को जानेंगे। तो सबर जनजाति का संबंध देखें तो प्रोटोअस्लाइड प्रजातीय समूह से है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी एक देखें तो दोस्तों प्राचीन जनजाति है, और ये अगर देखें तो सबसे गौरवशाली जनजाति में माना जाता है, क्योंकि इनकी वर्णन देखें तो लाखों वर्ष पूर्व चैत्र युग में सबर जनजाति का अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। तो इसलिए इस जाति में देखें तो गौरवशाली जाति इनको माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सबर जनजाति के निम्न में से कौन सी उपजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। तो सबर जनजाति की अगर उपजाति की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बुक में बहुत कंफ्यूजन दिया हुआ है, फिर भी हमने देखा कि जो मनीष रंजन बुक में दिया है वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो झारखंड में उपजातियाँ हैं वो जाहरा जो होता है, इसमें नहीं दिया है तो यहाँ पर ऑप्शन में लिख लीजिएगा जाहरा। जाहरा जो है झारखंड में ये मुख्य रूप से ढाल भूमि के क्षेत्र में आकर के इन लोग बस गए, एक जाति यही इन लोग की उपजाति यहाँ झारखंड में पाई जाती है। तो इस तरह से जाहरा, और बाकी जो झारा सबर हो गया, बासु सबर हो गया और जैतापति सबर हो गया, ये सब तीनों जो है ये इनकी शाखाएं हैं और तीनों शाखाएं उड़ीसा में हैं। तो आप याद रखिएगा सबर जनजाति की 4 शाखाएं विभाजित है, और 4 में से 3 शाखाएं अभी भी उड़ीसा में है, और एक शाखा जो है जाहरा वो झारखंड में आकर के बस गई है ढाल भूमि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में झारा सबर जनजाति का निवास है। तो झारा के जगह में आप यहाँ लिखिएगा दोस्तों जाहरा। जाहरा सबर जनजाति का निवास है। तो जाहरा सबर जनजाति का अगर निवास की बात करें तो इनका गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, गुमला, रांची, लोहरदगा। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन देखें तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। रांची, हजारीबाग, सिंहभूम ये सभी जगहों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि सबर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है। तो सबर जनजाति का जो प्रमुख पेशा है वो है आपका कृषि और मजदूरी करना। तो उपरोक्त यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबर जनजाति की प्रमुख देवता कौन हैं। तो जो इनके प्रमुख देवता हैं तो देवता के रूप में इन लोग देखें तो जो काली जी की पूजा इन लोग करने की एक प्रथा चली है, हिंदुओं को देखा देखी इन्होंने प्रथा शुरू की है पूजा की, क्योंकि अब इन लोग की जो रहन सहन की शैली है वो हिंदुओं के समान हो गई है। यहाँ के लोगों के सामने देखते देखते इनकी परंपराएं भी अब इन्हीं के नियमानुसार परिवर्तन हो गई है। तो जो उड़ीसा में अगर देखें तो इन लोग जो इनकी शाखाएं हैं वहाँ से लोग धीरे धीरे यहाँ पर आए और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को धीरे धीरे अपनाने लगे। तो इसको याद रखिएगा, सबर जनजाति के 4 शाखाएं जिसमें से 3 अभी भी उड़ीसा में रहती हैं और एक शाखा जो है
वो झारखंड में आकर बसी हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो इनके जो प्रमुख नृत्य है वो डोमकच और पंता साले, उपरोक्त तो दोनों जो नृत्य है ये इनकी जनजातियों में प्रचलित नृत्य है। अगला प्रश्न है कि सबर जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कथन और उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए तो इस जनजाति में गोत्र की प्रथा नहीं पाई जाती है, तो बिल्कुल है इस प्रजाति में कोई गोत्र नहीं पाया जाता है। और सबर जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से देखें तो उपरोक्त तो दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और साथ साथ में प्रजाति की अगर बात करें दोस्तों, तो इनमें गोत्र प्रथा नहीं होने के साथ में अगर देखें तो इनमें जो पूर्वज जो होते हैं उनकी एक प्रथा है, जैसे कि पूर्वजों की पूजा की प्रथा। पूर्वज लोग इनके जो होते हैं उनको पूजा की जाती है और उस पूर्वज के मतलब खुश करने के लिए, और उस पूर्वज को जो मृत हो जाते हैं उसको बूढ़ा बूढ़ी या मही मसान कहा जाता है, और उनके लिए ये लोग मुर्गा की बलि चढ़ाते हैं। तो इसको मतलब पूछ सकता है प्रश्न कि जो पूर्वज होते हैं इनको खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, तो मुर्गा के लोग बलि चढ़ाते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो होता है युवागिरी नहीं पाया जाता है सबर जनजाति में, और वधु मूल्य की परंपरा पाई जाती है जैसे कि और जनजातियों में पाया जाता है वैसे इसमें भी। तो ये हो गया दोस्तों कि सबर जनजाति से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, और इसको थोड़ा ध्यान में रख के वो एक छोटा शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा जब भी आप पढ़ते होंगे। और ऑब्जेक्टिव तभी बनाया दोस्तों जब आप सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। अगर सब्जेक्टिव अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने को उतना कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो आप पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, और ऑब्जेक्टिव भी बनाना उतना ही ज़रूरी है सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद जितना बोलना चाहिए सब्जेक्टिव पढ़ना ज़रूरी है। काहे कि एग्ज़ाम में आपके कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सब्जेक्टिव आप पढ़ने के बाद ही इसको पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार दोस्तों।